नमस्कार, मेरा नाम दुलारी अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर क्या है? खबर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है। इस बार नए नए वादे हैं। विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, नए नए वादे दिया गया कि शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, इतना बेहतर बनाएंगे कि लोग अच्छा पढ़ सकेंगे, अच्छा लिख सकेंगे। पर गारंटी क्या है प्राइवेट स्कूल की कि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ट्यूशन ही अच्छा पढ़ा सकता है। सरकारी स्कूल या सरकारी ट्यूशन से मतलब है जो छोटे मोटे ट्यूशन खोल के बैठे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते। जितना अच्छा बैनर, जितनी अच्छी होर्डिंग, जितने अच्छे बोर्ड हैं उतनी अच्छी एजुकेशन है, ये अनुमान लगाया जाता है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, एजुकेशन को लेकर के चर्चा करने के लिए गंभीरता से बड़े संवेदनशील मुद्दों को चर्चा करने के, बहुत बार हम लोग डिबेट करते हैं, हिंदू मुसलमान को लेकर के डिबेट करते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर के डिबेट करते हैं, न जाने किस किन विषय को लेकर के डिबेट करते हैं जो समाज में ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि व्यूवर्स भी उसी को देखना पसंद करते हैं। हमारी भी मजबूरी है, पर शिक्षा को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत कम डिबेट हो पाते हैं, बहुत कम चर्चा या फिर परिचर्चा आप कह सकते हैं जो हो पाते। जिस परिचर्चा को करने के लिए या फिर चर्चा को करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी न्यूज़ 21 के स्टूडियो में एक्सक्लूसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज़ 21 में आपने समय दिया और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए राजी हो गए। खैर, राजनेता अभिनेता इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। क्या लगता है किन विषयों को लेकर के आप आज यहाँ आए हैं? किन विषयों पर आप कहना चाहते हैं कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए? नमस्कार दुलारे जी, धन्यवाद आज आपने मौका दिया। शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखें तो मुख्य दो भाग हैं, एक सरकारी शिक्षा व्यवस्था और दूसरी प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था, जिसको निजी स्कूल भी कहते हैं। आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पिछले 40 दिन की अखबार की अगर आप कटिंग देखेंगे तो हालत ये है कि शिक्षा, कोई भी अखबार या कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं है जो शिक्षा विभाग के बारे में न्यूज़ न दे रहा हो। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आने वाली, हम जब कहते हैं ना कि हमारा देश युवाओं का देश है, और युवाओं के देश को साफ सुथरा बनाना, युवाओं के लिए काम खोजना, युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग करना, ये आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, ये युवा जब आगे जाएंगे तो आने वाले जो युवा हैं उनके बारे में क्या? तो आने वाले युवा जो हैं वो अभी स्कूलों में हैं, और यदि उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं हुई, उनको उचित उपकरण, उनको उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हुए, तो इससे न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। देखिए, आप देश के भविष्य के अंधकार की बात करते हैं, मैं आपसे साफ तौर पर पूछता हूँ, CBSE पैटर्न खोलिए, अच्छा पढ़ाने के लिए खोलिए। सरकार को भी पता है कि सरकार कितना पैसा खर्चा करके सरकारी स्कूल को अच्छा किया जा सकता है, कितने टीचर को अच्छा किया जा सकता है। आज हर टीचर भर्ती होते हैं तो किसी न किसी जैक से या फिर जुगाड़ से भर्ती होते हैं। तो इन संसाधनों के माध्यम से क्या लगता है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकारी स्कूल को बंद कर देना चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है। तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हाँ। आप देखिए, आप अपने स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बात करें कि सरकारी स्कूल को बंद कर देना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल को लॉक लगा देंगे, सरकारी स्कूल को ताला लगा देंगे, तो फिर जो गरीब के बच्चे हैं, जो रिक्शा चालक के बच्चे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो पोछा लगाती है घर घर में जाकर के, घर घर में बर्तनें मांजती है जिसकी माए, उसके बच्चे जाए तो जाएगा। वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, सरकार की व्यवस्था है 25% उनके लिए हर आरक्षण बच्चा हर नहीं स्कूल जा में। सकता। नहीं, जा सकता है बिल्कुल, अगर आप उनके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकारी स्कूल में वो सारी व्यवस्था बनाई जाए तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज जो हम आत्मानंद नाम के स्कूल खोल दिए हैं वहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहाँ न केवल टीचर भी नहीं हैं, जो टीचर हैं वो व्याभिचारी हैं, वो अनाचारी हैं, वो दुराचारी हैं। इतना तकलीफ़ के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमको सरकार को जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी की तो घटना है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान में लेकर सरकार के शिक्षा सचिव को तलब किया है।
सरकार को वोट भी तो हम ही देते हैं। हम शिक्षा पे वोट नहीं दे करके हम मंदिर और मस्जिद पर वोट देते हैं। हम शिक्षा पर वोट न दे करके हम धर्म पर वोट देते हैं। हम देखते हैं कि मुस्लिम वोटर कितने हैं, हम देखते हैं कि साहू वोटर कितने हैं, हम देखते हैं कि कुर्मी वोटर कितने हैं, हम देखते हैं कि वोटर वोटर है या नहीं है। जिस समाज के वोटर होते हैं उस समाज के कैंडिडेट को। आज आप रायपुर की स्थिति देख लीजिए कि अगर बीजेपी ने एक ब्राह्मण को मेयर के लिए उतारा तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण को आगे किया, आम आदमी पार्टी ने भी ब्राह्मण को आगे किया। किसी ने ये नहीं देखा कि हम किसी और दल के लोगों को उतारे और किसी को आगे लाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये जो आज मैं साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है उसमें कहीं ना कहीं आम नागरिक जिम्मेदार है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, एक चीज़ बहुत है, आज के समय में पैसे की आवश्यकता सबको है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार से रेवड़ी कल्चर में आ चुके हैं। अब वो रेवड़ी कल्चर धर्म का भी हो सकता है, रेवड़ी कल्चर कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ का हो सकता है, बिजली का हो सकता है या अन्य चीज़ों का भी हो सकता है। हमें इस व्यवस्था को तुरंत से पहले बंद करने की आवश्यकता है। जो आपने जाति की बात कही ये भी बहुत गलत है। जाति के आधार पे तो होना ही नहीं चाहिए और हम सबकी एक ही जाति है, हम हिंदुस्तानी हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बात कह दी है कि हम सबकी एक जाति है। देखिए ये जब बात सामने निकल के आता है, मैंने हजारों डिबेट किए, सैकड़ों डिबेट किए, पर ये बातें नहीं निकल के आती कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय है, वी आर इंडियन, ये सारी बातें नहीं आती। और आज डॉक्टर राकेश मिश्रा की जुबान से ये सुनते हुए दिल में बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है कि ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, ये बात करते हैं हिंदुस्तानी की और ये बात करते हैं बेहतर शिक्षा की। और जब बेहतर शिक्षा की बात हो तो सुननी चाहिए। जी आप अपनी बात को रखिए। देखिए, बेहतर शिक्षा का उद्देश्य ये है सभी जाति, धर्म, समाज, पंथ, निरपेक्ष सबको एक साथ एक बैठकर। हम भी जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें थोड़ी लगा कि भाई ये कौन सी जाति का है। हमारे सब दोस्त हुआ करते थे, हम सबके यहाँ जाते थे, सबके यहाँ भोजन भी करते थे। आज की तारीख में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है लोग उसको मिसगाइड करते हैं, समाज के लोग मिसगाइड करते हैं और वो कुछ लोगों के ऊपर आश्रित होकर इस तरह का व्यवहार करने लगता है। और जब वो व्यवहार करता है तो उसकी कुछ मजबूरी भी होती है। और आज का जो शिक्षा का जो प्रबंध है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दोनों के आचरण में, दोनों के कार्य प्रणाली में, दोनों की सोचने की शक्ति में, दोनों की कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है। आज टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ के आई है, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आप कैसे मना कर सकते हो किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल ना हो? आप कैसे मना कर सकते हो कि कोई बच्चा मोटरसाइकिल ना चलाए? अगर वो गरीब का भी बच्चा है तो उसकी भी इच्छा है। हाँ, लेकिन हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो संस्कारिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए और उसके लिए भी शिक्षक को भी अपने आप को संस्कारी मूल्य पर परखते हुए आगे आना ही होगा। आज जो जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है वो शिक्षा व्यवस्था में चले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि कोई भी किसी भी तरीके से सोर्स लगा के घुस जाता है। हमने भी देखा कि अभी एक एनजीओ के माध्यम से संयुक्त संचालक शिक्षा के द्वारा ऐसी भर्ती करा दी गई और ऐसी ही भर्ती में पता नहीं कैसे लोगों बिना किसी चयन के शासकीय नियमों का उल्लंघन करते हुए चयन किया गया, जिसको बाद में सरकार ने जब आवाज़ उठी तो रिजेक्ट भी किया और उनको बाहर भी किया। बात ये नहीं है कि किसने आप लिया और निकाला, बात ये है कि सरकार के नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ। अब अगर सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई सरकारी अधिकारी है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए और अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और डर खत्म हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं, जो जैसा चाहे वैसा करेगा। आपने देखा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की टनों में किताबें छपवाई गई भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से, फिर उसके बाद रद्दी में बेच दी गई। तो इस तरीके के मामले भी उठे, जांच भी हो गई, लेकिन अपराधियों का कोई मतलब दंडात्मक निर्णय नहीं लिया गया। दंडात्मक का मतलब ये कि भाई सस्पेंड कर दो, उसको वहाँ बिठा दो, आधा मतलब तनख्वाह मिलती रहेगी और उस पर कोई एक्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी आपके चैनल के द्वारा कल एक खबर चली थी, मुझे जो पता चला कि एक शिक्षक ने गणतंत्र दिवस जैसे समारोह में अश्लीलता का परिचय दिया, द्विअर्थी किताबें कविताएं पढ़ी, उसको तो डूब मरना चाहिए और लोगों को मारना भी चाहिए। हमारे जैसे लोग राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह की कविता प्रस्तुत कर रहे हो, कोई दोस्त यार नहीं है तुम्हारा जहां बढ़ रहे हो। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, प्रोटोकॉल के तहत तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार है अखिलेश द्विवेदी जी। अखिलेश द्विवेदी एक बात जानना चाहते हैं कि आप मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में बहुत सारे स्कूलों में शौचालय नहीं है या शौचालय हैं तो दुरुस्त नहीं है। बड़े रिपोर्टर हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपसे जवाब दीजिए।
देखिए भाई साहब, ये तो स्वतंत्रता के 77 सालों के बाद भी अगर किसी भी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में शौचालय नहीं है, तो ये सभी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राचार्य हो, कोई भी लोग हों, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यदि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। भाई आप ये देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लगाता है तो प्रिंसिपल को झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में हम लोग सब काम करते हैं, ये हमारा घर है, हमको यहाँ से तनख्वाह मिलती है, यहाँ से हमारा कार्य चलता है, हम महीने भर खाते हैं। स्कूलों की तो इतनी बड़ी दुर्दशा होगी, ये तो हम सोचे भी नहीं थे। ये बहुत ही शर्म की बात है और सरकार भी मौन है। अभी इसमें उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर अपने शिक्षा सचिव को कटघरे में खड़ा किया है। अब पता नहीं क्या बात है, उसमें क्या होगा भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ भी बहुत शर्मनाक है हमारे देश के लिए। बहुत शर्मनाक बात है कि बालिकाओं के लिए 4170 स्कूलों में शौचालय नहीं है और जो बालक लोग हैं उनके भी लगभग 200 के आसपास की जो संख्या है, वहाँ भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बेटियां बहनें हमारे कहीं और जाती हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि सरकारी स्कूलों में हमारी बेटियां, हमारी बहनों का अब धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है और बालिकाओं का एजुकेशन नहीं हो रहा है। जी, आपने एक न्यूज़ चैनल में बयान सर आपका एक न्यूज़ चैनल में बयान लिया गया था कि जिसमें लोरमी का स्कूल था और टीचर अभद्र रूप से 2 शब्दी भाषण दे रहा था, जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ बैठी हुई थी। लेकिन न्यूज़ 21 की खबर के बाद असर हुआ और उसको लाइन अटैच कर दिया। एक सवाल का आपने जवाब भी दिया है, पर लेकिन भाई साहब इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि लाइन अटैच करना सॉल्यूशन नहीं है ना। उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? राष्ट्रीय पर्व की गरिमा जो है उसने चौपट कर दी। वहाँ छोटी छोटी बेटियाँ बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, इस तरह की बात बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई? ये तो बहुत शर्म की बात है। और उसको लाइन अटैच करके क्या किया? उसकी तनख्वाह तो मिल ही रही है। उसको बर्खास्त करना चाहिए। उसके ऊपर देश के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय नियमों का बहिष्कार करने के चक्कर में उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल जो सजा बलात्कारियों को मिलती है, यही सजा इनको मिलनी चाहिए। आज एक बड़ा सवाल नक्सली को लेकर के, क्या मैं पॉलिटिकली कुछ सवाल पूछ लूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछिए। ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है? नहीं, कोई बाध्यता नहीं। छत्तीसगढ़ में आज मुठभेड़ हुआ है, 8 नक्सली मारे गए। इसके पहले आईडी ब्लास्ट हुआ, हमारे कई सैनिक शहीद हुए। लेकिन सरकार 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात करती है, पर सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी तक नहीं है। क्या लगता है कि 2026 तक नक्सली ख़त्म होना और सैनिक कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा? बड़ा विचार नहीं है। हर इस सवाल को भी हमारे रिपोर्टर अखिलेश द्विवेदी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बड़े रिपोर्टर है, ग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास छोटी से छोटी जानकारी होती है। तो क्या मुझे नहीं लगता कि नक्सली को ख़त्म करते करते, आपको नहीं लगता कि नक्सली को ख़त्म करते करते सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक सैनिक मारे जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं देश के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कोई आदमी नक्सली बनता क्यों है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर किसी के पेट में भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है और वो छीनने की बात करेगा, अमीरी और गरीबी में दूरियां होगी तो वो बनेगा। अब रही बात क्या है कि कुछ लोग नक्सली के नाम पर इतना बड़ा युद्ध करते हैं, इतना बड़ा संगठन बना लेते हैं, तो ये गलत बात हो जाती है। तो नक्सली समस्या शहरों में घुस के लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को उठाना और वसूली करना, ये बात तो बहुत ही गलत है। तो इसलिए इस समस्या का उन्मूलन भी होना चाहिए। अब उनके पास हमसे ज़्यादा अत्याधुनिक अधिकार कहाँ से आ गए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अत्याधुनिक अधिकार आ गए तो वो कहाँ से आए? कहीं न सीमा पार से आए या हमारे देश के अंदर से लोग आए। तो उनको संभालना, उनके विरुद्ध लड़ना हमारे सैनिकों का फर्ज है, क्योंकि वो देश के कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लाना पड़ेगा। उनकी, ऐसे लोगों की जो कानून के विरुद्ध काम करते हैं, उनकी ना कोई जात होती है, ना उनका कोई पंथ होता है, वो सिर्फ एक उद्देश्य से, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। एक सवाल, आप स्टूडियो में आए तो लग रहा है कि हर कोई आपसे सवाल पूछना चाहता है। मैं पूछ पाऊँ ना पाऊँ, पर लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। गुलेश पाल है, लेडीज़ रिपोर्टर है, लड़की हमारे यहाँ बहुत मेहनत करती है। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के 10-10 पार्षदों का, 12-12 पार्षदों की बाइट लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और न्यूज़ 21 इसकी सराहना भी करता है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है। उनका एक सवाल आया मेरे स्क्रीन पर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। आप बेटियों के बारे में बोल रहे हैं,
बोल रहे हैं। कई बड़ी खबर सामने आती है कि टीचर ने छात्र के साथ, लड़कियों के साथ ही दुष्कर्म किया है। ऐसे को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जिस बेटी ने भी ये प्रश्न किया है, हो सकता है ये बलरामपुर और सरगुजा की एक खबर है जिसमें एक प्राचार्य ने इस 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया है। उस प्राचार्य को और अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और शिक्षा जो विभाग है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस वाले लोग ले जाते हैं, उसको बंद करते हैं, जमानत हो जाती है और फिर छोड़ देते हैं, तो वो आदमी फिर वैसे ही काम करने लगता है। और सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि जब शिक्षक ही नशा करके आएगा और वो इस तरह का कार्य करेगा, गांव में गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब बेटियां हैं, गरीब लोग हैं, उनको प्रैक्टिकल में नंबर देने के बहाने कहीं अलग ले जाते हैं, कहीं अलग कमरे में रखते हैं, 12-12, 13-13 दिन तक उनके साथ दुष्कर्म होता है। और ये खबर जब आती है तो हमारी सरकार जो है वो उसको गंभीरता से नहीं लेती। अब यही खबर अगर किसी उत्तर प्रदेश की सरकार की होती तो बहुत बड़ा एक्शन हो जाता। तो सरकार दोनों जगह एक ही है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तो नगरीय चुनाव में ट्रिपल इंजन और चतुर्थ इंजन की भी बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल क्या है, सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार कितनी दबंग है कानून के पालन करने के लिए, हमारी बहनों और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। अगर स्कूल के जो शिक्षक हैं वही भक्षक बन जाएं शराब पीकर, नशा करते हुए, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको अपने स्कूल के शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनका भी एक प्रोटोकॉल तय करना चाहिए कि किसी भी हालत में वो नशा करके विद्यालय कैंपस के अंदर तो बिल्कुल भी ना आए। अब एक सवाल में मेरे दो सवाल हैं। सवाल एक ही है पर उसमें दो सवाल हैं। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी के साधन नहीं, रोजगार के साधन नहीं है, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल इसी में है कि अगर मैं एजुकेटेड बनता और जब नौकरी ही नहीं तो मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लाख लाख रुपए फीस क्यों भरूं? देखिए भाई साहब, हर सवाल के लिए यदि हमारी इच्छा प्रबल है ना तो उसका सलूशन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमको लाख रुपए का ही स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। देहरादून में आप जाएंगे, दून स्कूल में पढ़ने वाले लोग 1-1 करोड़ फीस देते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं, आज भी ऐसे स्कूल हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे स्कूल हैं, जो मैं ऐसे कई स्कूलों को जानता हूँ जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है और बहुत कम पैसे में दी जाती है। शिक्षक पूरी तरह से समर्पित हैं। पर मेरा सवाल ये है कि शिक्षा मैंने ले ली, मैंने पढ़ लिया, मैंने डिग्री ले ली, पर मार्केट में नौकरी ही नहीं है। बाजार में जब नौकरी नहीं है तो ऐसे कैसे चलेगा? बच्चे पढ़ के कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ उतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उतने सारी चीज़ें नहीं है कि एक बड़ी फैक्ट्री डाला जा सके, चीज़ें कर जा सके। हर आदमी पढ़ सिर्फ नौकरी के ले रहा है। वो खुद का हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहता, वो किसी हॉस्पिटल में सर्जन होना चाहता है, वो खुद का डॉक्टरी क्लिनिक नहीं खोलना चाहता, वो किसी का डॉक्टर, और अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता है। देखिए वैसा प्रश्न तो आपका बहुत सुंदर है। इसकी जड़ जो है ना बहुत दूर तक है। जो मेकाले की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में हमको केवल नौकरी करना ही बताया गया और नौकरी करने के बाद आज हम एक न्यूज़ चैनल में बैठे हैं। न्यूज़ चैनल कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यहाँ भी इस चैनल से जुड़े काफ़ी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ स्व सहायता समूह है जहाँ गांव की महिलाएं इकट्ठे होती हैं, पैसे इकट्ठा करती हैं और काम करती हैं, अपने छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो हमको ऐसे पॉजिटिव लोगों को लेना होगा। खाली ये कह देना कि नौकरी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नौकरी की व्यवस्था में आज जो आरक्षण है वो इस तरह से बाधित बना हुआ है कि अच्छे और कॉम्पिटिटिव लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो हमारे देश का क्रीम है वो विदेश में चला जा रहा है, तो इसलिए अच्छे एंटरप्रेन्योर लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी सरकार ने एमएसएमई के तहत जो उद्योग लगाने की बात की है उससे बहुत परिवर्तन आया है। मैं आपको बताऊं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है हमारी, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी एक छात्र ने बनाया था और उसके बाद स्कूली छात्र ने बनाया और उसके बाद उसको और इन्वेस्टमेंट करके उसमें और टेक्नोलॉजी लगा के आज बड़े स्केल पे हो रहा है। आज ड्रोन से कीटनाशक चल रहा है, आज महिलाएं ड्रोन चला रही हैं, आज महिलाएं पायलट बन गई हैं, आज महिलाएं हम अपने रायपुर शहर में ही देखते हैं बहुत सारे ऑटो चला रही हैं। तो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता तो आ रही है, लेकिन एक समय में एक साथ नहीं आ पाएगी, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि लोगों को स्वयं आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो
पढ़ाई है ना जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये केवल सर्टिफिकेट प्रदान करती है, नौकरी बिल्कुल प्रदान नहीं करती। नौकरी आपकी योग्यता ही आपको प्रदान करेगी। आज हम प्राइवेट स्टूडियो में बैठे हैं, जितने अच्छे लोग हैं, आपने बताया, बहुत सारे लोगों के नाम बताया, लोग जो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने अध्ययन के दम पे पूछ रहे हैं। इनके साथ पढ़े हुए बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी अनएम्प्लॉयड होंगे, लेकिन जिसकी योग्यता है वो आगे आया है और आगे आके अपनी काबिलियत प्रूव करके अपना काम भी कर रहा है, रोजगार भी कर रहा है, अपने परिवार के लिए समय भी निकाल रहा है और अपना काम भी कर रहा है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है। तुलिका सिंह हमारी एंकर है, प्राइम टाइम की एंकर है, शाम की स्पेशल एंकर है, उसकी तरफ से एक सवाल आ रहा है आपके लिए। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस ली जाती है वो तो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए भारी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद वो विभिन्न तरीके को प्रोजेक्ट पर भी आए दिन खर्च करवाते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल में पढ़ाई होती है, जब हम लोग पढ़ते थे या फिर आप पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ पढ़ने जाते थे, प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे। खैर, जब मैं पढ़ रहा था तो शायद मैं 9वीं या 10वीं में था, मुझे याद आता है, तब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट आया भी था, पर जब तक मैं 8वीं क्लास 9वीं क्लास पास कर चुका था। तो आज के डेट में अब तो ऐसा हो गया कि स्कूल जूते भी दे देंगे आपको, कपड़े भी दे देंगे आपको, मोजे भी दे देंगे आपको, किताबें भी अब स्कूल देगी। पहले तो किताबें भाई ले लो जहाँ से तुमको लेना है, हम लोग पुराने भी किताबें ले लेते थे, 2 पैसा बचे। फीस के साथ साथ चीज़ों का बड़ा अभाव है। फीस तो हम पटा देंगे, पर आए दिन कोई ना कोई खर्चा स्कूल वाले बताते रहेंगे। उस खर्चों में एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक गरीब का बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? देखिए भाई साहब, ये प्रश्न कई बार आया है और कई बार पूछा भी गया है और कई बार इसका उत्तर भी दिया गया है। मेरी तरफ से इसका उत्तर ये है कि सरकार को और सरकार की व्यवस्था के साथ स्कूल में फ़ीस निर्धारण की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और कमेटी बनाने के बाद उसका फीस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। यदि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है तो वो स्कूल वैसी फ़ीस ले सकता है, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है तो वैसी फ़ीस वो बिल्कुल नहीं ले सकता। अब रही बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट ये है कि अदर देन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होती है, CCE जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, तो वो अपने सब्जेक्ट से हटकर बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, कला भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, कृषि भी हो सकता है, संकाय भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, तो उस तरीके से बढ़ते हुए वो अपने ज्ञान को जो स्कूल की पढ़ाई से अलग है वो अगर उसके ऊपर लेकर आता है तो वो उसका एक अपना अलग व्यक्तित्व है। उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से इसलिए जोड़ के रखा जाता है कि बच्चा अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको भी स्कूल में पढ़ाई के अलावा प्रदर्शित कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल की लिस्ट बहुत लंबी है, अभी अखिलेश के 3-4 सवाल बचे हुए, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं ये कोशिश करूंगा आपसे ऑफ स्क्रीन, अभी तो ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम आपके साथ मैं बना सकूं, एक जागरूकता हम लोग समाज में ला सके। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1 घंटा देना पड़े तो दूंगा, 2 घंटा देना पड़े राकेश जी तो मैं दूंगा, मैं अपना समय दूंगा और चाहूँगा कि लोग आपकी बात को समझे। आपने जिस तरीके से बात कही शायद लोग नहीं समझे होंगे, पर उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ थोड़ा, कि इन्होंने कहा कि लोगों, जैसे हो सकता है मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ पर मेरा दोस्त कुछ और में अच्छा हो, पेंटिंग में अच्छा हो, डेंटिंग में अच्छा हो, इसीलिए स्कूलों में एक्स्ट्रा कैरिकुलम। अब हम लोगों की हिंदी उतनी, इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो करें भी तो क्या करें, पर एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक इसलिए बनाया गया है कि आप में जो अलग से कला है वो सामने निखर के आए। हो सकता है कि मैं अच्छा सेल्समैन ना बन सकूं, हो सकता है कि मैं अच्छा टीचर ना बन सकूं, हो सकता है कि मैं अच्छा डॉक्टर ना बन सकूं, हो सकता है कि मैं अच्छा इंजीनियर भी ना बन सकूं, पर हो सकता है मैं एक अच्छा पेंटर बन सकूं, एक अच्छा मैकेनिक बन सकूं। इसलिए एक्स्ट्रा कैरिकुलम को लाया गया। ये भी आपको भी समझने की है। पहले बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के डर से आत्महत्या कर लेते थे, तो जिनका, जिसमें अब बहुत सारे स्कूलों में कबड्डी आ गई है, बहुत सारे स्कूलों में क्रिकेट मैच आ गया, हो सकता है मुझे बल्ला चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता हो तो मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मुझे गेंद फेंकने में बहुत ज़्यादा रुचि हो तो मैं गेंद अच्छी फेंक सकता हूँ, मुझे कबड्डी बोल करके छू करके आने में बहुत तीव्रता हो तो मैं कबड्डी बोल करके किसी को छू करके जल्दी आ सकता हूँ। इसीलिए एक्स्ट्रा कैरिकुलम लाया गया। उन्होंने हर बात बड़ी बेबाकी से कही, बहुत साफ कही और बहुत सुथरी कही। इस बात को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, पर समय का अभाव होने की वजह से मैं तो 2 घंटा बात कर लूँ, पर आप शायद 2 घंटा मेरी वीडियो ना देख पाए। मैं तो 3 घंटे बात कर लूँ आपके लिए, पर हो सकता है आप 3 घंटा वीडियो ना देख पाए।
तो इसको मैं थोड़ा सा सीरीज़ में कर दूंगा और इनके साथ लगातार महीने भर, 2 महीने, 2 साल, 3 साल, जब तक सांसों में सांसें हैं, दिल में जान है, बॉडी में जान है, तब तक मैं ये शो चलाऊंगा और इस शो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एजुकेशन क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, जिसको आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज देश की पूरी इकोनॉमिक्स की हालत क्या है। थोड़ी देर पहले कैबिन में ही बता रहे थे कि जीडीपी को बड़े अच्छे से सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड वाइट में बताया है। हो सकता है उनकी वीडियो आप तक नहीं पहुंची हो सकता है इनके दोस्तों तक नहीं पहुंची हो राकेश मिश्रा जी की। तो मैं जीडीपी पे भी चर्चा करूंगा, मैं इकोनॉमिक्स पे भी चर्चा करूंगा, मैं स्कूल पे भी चर्चा करूंगा और मैं कॉलेज पर भी चर्चा करूंगा। मैं हर उन विषयों पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। छोटी सी छोटी खबर पे चर्चा करूंगा, हर बार बताता हूँ आपको, और बड़ी से बड़ी खबर पे चर्चा करूंगा, हर बार बताता हूँ आपको। तमाम छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21। मैं दुलारा।